ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अपन पढ़ रहे हैं पंचलब्धि डॉक्टर उज्ज्वला शाह, पेज नंबर 45। देखिए, इसमें हमने निषेध के बारे में पढ़ा था पहले। पेज नंबर 44 का लास्ट पैरा हमने पढ़ा था। इस तरह सत्ता में जो कर्म पड़े हैं उनमें जो जो परमाणु समान स्थिति वाले हैं उनके समूह को हम निषेध कहते हैं, है ना। समान स्थिति वाले, इसे सत्ता का निषेध कहेंगे। इनमें से प्रति समय एक निषेध उदय में आकर खिर जाएगा। वर्तमान समय में उदय में आने वाले निषेध को प्रथम निषेध कहते हैं। उसे आड़ी रेखा से बताते हैं, उसके ऊपर दूसरी आड़ी रेखा खींचते हैं, वह द्वितीय निषेध को बताती है। प्रति समय एक निषेध, इस तरह प्रत्येक कर्म के अपने अपने अनेक निषेध, अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के निषेध सत्ता में पड़े रहते हैं। जब तक उनका उदय काल नहीं शुरू होता तब तक सत्ता में पड़े रहते हैं। जब जिसका उदय काल शुरू हो जाता है तो वहां से उदय काल से लेकर के और जब जितनी उनकी स्थिति है उतने समय तक वो निरंतर खिरते रहते हैं, फल देते रहते हैं। तो जो उन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन से बताया, जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल के लिए कि ये पहली लाइन बताई है, प्रथम निषेध हो गया, जो अभी आने वाले कर्म है भविष्य में वो भविष्यकालीन निषेध दिखाया। कर्मों की स्थिति बताने के लिए निषेध रचना होती है। यह ऐसा मत समझना कि जीव के प्रदेशों में कर्म कतार से खड़े हैं। जब जब कर्म बंधता है तब आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में वे परमाणु समान रूप से फैल जाते हैं। जो जहां पर स्थित है हो, परंतु जिन किन्हीं परमाणुओं की समान स्थिति होगी उनको हम निषेध कहेंगे। यानी आत्मा के प्रदेशों में सर्व रूप में पूरे फैल गए, और वो फैल करके, लेकिन जिनकी स्थिति फैले हुए उन्हीं स्थानों पर, अलग अलग स्थानों में से जिस कर्म की उदय की स्थिति आएगी वो जहां स्थित है वहीं से उदय में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से उनको कोई ऐसा उनको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। उनकी जब उनके चार्ज ऐसा होता है कि जब जिसका उदय काल आता है वो उदय में आ जाता है। कर्म पर वर्गणा किसे कहते हैं? कर्म परमाणुओं में स्थिति के साथ साथ विशिष्ट अनुभाग भी होता है। उनकी अपनी फलदान शक्ति होती है। इस शक्ति को अविभाग प्रतिच्छेदों में नापा जाता है। शक्ति के सबसे छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। कर्म परमाणुओं में उनकी शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए एक परमाणु को एक वर्ग कहते हैं। जिन परमाणुओं में अर्थात वर्गों में, परमाणु को उन्होंने वर्ग से ही वो किया है, उद्घोष या तो परमाणु समझ लो या वर्ग समझो। जिन परमाणुओं में अर्थात वर्गों में समान अविभाग प्रतिच्छेद पाया जाता है उन वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, है ना। सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्गों की वर्गणा को जगन्य वर्गणा या प्रथम वर्गणा कहते हैं। जिनमें एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद होगा, मतलब जगन्य वर्गणा से की अपेक्षा से एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद होगा, ऐसे वर्गों की वर्गणा को द्वितीय वर्गणा कहते हैं, है ना। प्रथम वर्गणा से एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक होते ही वो द्वितीय वर्गणा वाला वर्गणा शुरू हो जाती है। प्रथम वर्गणा को नीचे लिखते हैं, द्वितीयादि वर्गणाओं को ऊपर लिखते हैं, जैसे हमने लिख के बताया। प्रथम वर्गणा जिसमें कोई एक पर्टिकुलर वर्गणा है और द्वितीयादि वर्गणा में उससे एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा हुआ तो द्वितीयादि वर्गणा हो गई। द्वितीय मतलब इसी तरह तृतीय, चौथी, पांचवी ऐसी होती जाएंगी और उनसे एक स्पर्धक का निर्माण होगा। वो स्पर्धक कब तक रहेगा? देखो आगे लिखा है, अनंत वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। जैसे अब ये प्रथम वर्गणा हुई
जिसमें जो कुछ शक्ति के अनुभाग है उनसे एक ज्यादा हुआ तो द्वितीयादि वर्ण द्वितीय वर्णा हो गई, एक ज्यादा और हुआ तो तृतीयादि वर्णा हो गई। ऐसी अनंत वर्गणाएं को मिला करके एक स्पर्धक कहते हैं। कब तक कहते हैं? वर्गणाओं के वर्गों के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते बढ़ते जिस वर्गणा में दुगने हो जाते हैं वहां से दूसरा स्पर्धक प्रारंभ हो जाता है। यानी एक बड़ा अनुभाग, दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा, ऐसा बढ़ते बढ़ते वो अभी जो है जब तो उसका डबल हो गया है, तो डबल होने से जस्ट पहले तक का जो समूह है उसको पहला स्पर्धक कहेंगे। और जैसे ही उसका वो डबल वाला शुरू होगा तो दूसरा स्पर्धक शुरू हो जाएगा। और वो कब तक चलेगा? जब तक कि तिगना से -1 तक रहेगा तब तक वो तीसरा स्पर्धक चलेगा। ऐसा। जैन साहब, हाँ, इसमें अनंत वर्गणा का मतलब है जिसकी कोई गिनती नहीं। हाँ, ठीक है। तो अनंत तक वर्गणाएं का समूह इकट्ठा होता गया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। जी। तो उसमें अगर इतनी वर्गणाएं मिल जाएंगी तो वो भी तो अनंत ही रहेंगी ना? नहीं, अनंत तो रहेंगी, लेकिन वो जब तक उसका जो वो डबल नहीं हो जाता 4, तब तक उसकी अनंत आप इकट्ठी कर लो। जहां तक कि वो डबल नहीं हो जाता तब तक वो पहला स्पर्धक की ही वर्गणाएं मानी जाएंगी। और जैसे ही वो डबल वाली आने लगेगी तो दूसरा स्पर्धक वहां से शुरू हो जाएगा। काय का डबल भाई सर? शक्ति के अनुभाग अविभाग मतलब अनुभाग अपेक्षिक अनुभाग प्रतिच्छेद की जो क्वांटिटी है, हाँ, वो डबल हो जाएगी। वो डबल हो कहने का मतलब वो डबल हो जाएगी तो दूसरा स्पर्धक वहां से शुरू हो जाएगा। जहां तक वर्गणाओं का सवाल है, वर्गणाएं तो अनंत तक इकट्ठी हो गई, वो स्पर्धक बन गया। हाँ, अब उसकी टोटल वर्गणाओं की जो अनुभाग प्रतिच्छेद शक्ति है, जब उसकी डबल हो जाएगी तो उसमें दूसरा स्पर्धक बन जाएगा। बस ऐसे ही है। फिर दूसरे की मैं नहीं समझ पाया इससे। मैं नहीं समझ पाया। प्रथम वर्गणा में जो प्रतिच्छेद है वो डबल हो जाए तब दूसरी वर्गणा शुरू होती है, ठीक है ना? हाँ, देखो जैसे एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि 100 जो है अविभाग प्रतिच्छेद वाला जो है वो चल रहा है, वर्गणा चल रही है 100 अविभाग प्रतिच्छेद वाली पहले में, यानी प्रथम वर्गणा 100 अविभाग प्रतिच्छेद वाली है। 101 में वाली जो है दूसरी वर्गणा हो गई, 102 वाली तीसरी वर्गणा हो गई, 104 वाली चौथी वर्गणा हो गई। ऐसे करते करते जब वो 199 हो गई, 199 तक होने में, मैं तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसी अनंत हो सकती है। तो जब वो 199 की अविभाग प्रतिच्छेद वाले के बाद में 200 अविभाग प्रतिच्छेद वाली कोई वर्गणा जब शुरू होगी, फिर 200, 201, 202 वाली, तो वो दूसरा स्पर्धक कहलाएगा। इस तरह से होते होते जब 299 तक रहेगा तो दूसरा स्पर्धक ही रहेगा। फिर वो 300, 301, 302 वाला जो है वो तीसरा स्पर्धक हो जाएगा। इसमें अनंत का क्या रोल रहा था? अनंत मतलब अनंत तक हो सकती ना वो, उसका जब तक कि वो डबल नहीं हो जाती तब तक नंबर गिनते रहो आप। नंबर तो कितना भी हो सकता है, लेकिन डबल उनका चार्ज नहीं हुआ। नहीं, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं अनंत वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। तो अभी तो जैसे आपके 200 199 तक हुई तो वो आपका एक स्पर्धक हो गया इसका। यस यस। अब 1 से लेकर के 199 तक के बीच में और भी तो हो सकते हैं, 1.1, 1.2, 1. वो ठीक है, नहीं, दैट आई एग्री। अनंत हो सकता है ना। अनंत की इसके लिए अपेक्षा से कहा कि उसमें थोड़ा थोड़ा सा भी अंतर हो सकता है। और वो अंतर होते होते वो ऐसी, जब तक कि डबल वाली नहीं आ जाए तब तक उस बीच में अनंत ऐसी वर्गणाएं 1 से लेकर 100 से लेकर के 199 के बीच में अनंत वर्गणाएं ऐसी आ सकती। अच्छा, वर्गणाएं आ सकती हैं। हाँ, उनकी जो अविभाग प्रतिच्छेद की जो पावर होगी, तो उसकी बात कर रहे हैं आप। उसकी बात कर 1, 2, 3, 4, वो 200 199 तक, फिर 200 से शुरू हो जाएंगी तो दूसरा स्पर्धक शुरू हो जाएगा। तो द डिस्टिंक्शन इज बिटवीन द टोटल पावर ऑफ दैट वर्गणा एंड नंबर ऑफ वर्गणा, इजंट इट? यस। मतलब ये वर्गणाएं अनंत हो सकती हैं, लेकिन उसके जो अविभाग प्रतिच्छेद है, जो पावर है वो जब तक डबल नहीं होगी तब तक दूसरी नहीं शुरू होगी। बिल्कुल। यस यस, बिल्कुल सही समझा। तो देखो आगे चलते हैं। अभी देखो हमने जो चीज टेक्निकल बात है।
नहीं टेक्निकल नहीं, बिल्कुल सही समझ गए आप। कम टेक्निकल है क्या? आगे चलते हैं। देखो अब एक निषेक रचना, अपन ने निषेक की परिभाषा पढ़ी और स्पर्धक की पढ़ी। निषेक रचना अपन ने क्या पढ़ी थी निषेक के बारे में? पेज नंबर 44 का लास्ट लाइन, सत्ता में जो कर्म पड़े हैं उनमें जो जो परमाणु समान स्थिति वाले हैं उनके समूह को हम निषेक कहते हैं, है ना? ये समझ में आया? यहाँ तो अपन ने स्थिति के अनुसार बात करी और ये अनुभाग वाली बात करी थी स्पर्धक की। यस सर। है ना? ये दो चीजें अलग अलग हो गई। अभी देखो आगे, किसी एक समय में बंधे हुए परमाणु की जब हम निषेक रचना देखते हैं तो उसके प्रथम निषेक में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है। उन्होंने एक निषेक रचना का आपको फिगर बना के बताया, एक जो ट्रायंगल बनाया उसमें नीचे एक खड़ा डंडा लिखा है जिसमें आबादा काल, मतलब जब तक वो आबादा काल है तब तक कर्म का उदय शुरू नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उदय शुरू हुआ तो सबसे पहले वो वाली निषेक आएंगी जिसमें कि मैक्सिमम परमाणु थे, है ना? पहली बार में एक जोर का जो है झटका आएगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा। बरसात आती ना तो एकदम तड़क भड़क के साथ बहुत जोर से बारिश होती, फिर धीरे धीरे कम होने लगती। तो उन्होंने क्या बोला, किसी एक समय में बंधे हुए परमाणुओं को जब हम निषेक रचना देखते हैं तो उसके प्रथम निषेक में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है, ऊपर ऊपर के निषेकों में परमाणु कम होते जाते हैं। निषेक रचना हो या स्पर्धक रचना, वे तो मात्र आलेख हैं, चित्रांकन हैं। जिस तरह वस्तु की कीमतें दर्शाने वाले आलेख होते हैं या टीवी पर क्रिकेट मैच देखते समय। प्रश्न सर, हाँ जैसे प्रथम निषेक में मैक्सिमम कर्म परमाणु है जी, और धीरे धीरे वो कर्म परमाणु कम होते जा रहे हैं, यहाँ अंतिम निषेक में सबसे कम है। जी हाँ, तो इन निषेकों में इसका मतलब कि जो इनकी अभाग प्रतिच्छेद शक्ति के बारे में नहीं बात। नहीं एक मिनट, हाँ तो वो भी कम होती जाएगी? तो नहीं, परमाणु है हाँ और वो कम होते जा रहे हैं, तो एक परमाणु का जो सम होगा वो अभाग प्रतिच्छेद वो प्रथम निषेक में ज्यादा होगा। जब परमाणु ही कम हो गए तो उनका सम जो है समेशन टोटल कम हो जाएगा। देखो अपन ने ये पढ़ा था कि जो प्रदेश बंद होता है, प्रदेश बंद में नंबर ऑफ परमाणु आते हैं, है ना? वो और लेकिन जरूरी नहीं कि जितने ज्यादा प्रदेश होंगे उतना ही जो इसका फलदान शक्ति होगी, क्योंकि उसमें अभाग प्रतिच्छेद ज्यादा होगा, वो कम हो सकता है, ज्यादा कम हो सकता है। नंबर ऑफ परमाणु कितने भी आने दो, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है मदिरा का, जैसे शराब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो तो थोड़ी सी ही परमाणु से, थोड़ी सी क्वांटिटी से बहुत नशा चढ़ सकता है, और कभी ऐसा है कि बहुत सारी जो है दारू डाइल्यूटेड हो तो उसका नशा बहुत कम होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो अनुभाग शक्ति की बात नहीं है, यहाँ परमाणुओं के निषेक रचना बताई है, नंबर ऑफ परमाणु की बात हो रही है, उसमें अलग अलग अनुभाग वाले हो सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ स्थिति की बात हो रही है, खाली स्थिति कौन सी है। क्योंकि मतलब इसमें ऐसा लगता है ना, जैसे अगर कर्म परमाणु ज्यादा है तो इसका मतलब उदय काल में ज्यादा कष्ट मिलेगा, ज्यादा अगर पुण्य का उदय है तो ज्यादा पुण्य में सुख वाला क्षण में लेंगे, और पाप का है तो ज्यादा कष्ट मिलेगा, परमाणु ज्यादा होने से ऐसा लगता है। नहीं अभी आपको देखो यही टॉपिक आने वाला है, बहुत अच्छे से आप समझेंगे इसमें, उसमें एक दारू शब्द भी आएगा, तो दारू का अनुभव नहीं है सब ज्यादा है, दारू का अनुभव नहीं है ज्यादा, दारू का अनुभव नहीं है को कह रहे हैं एलपी। नहीं अभी अनुभव करवाते हैं आपको, अभी आपको पिला देंगे थोड़ी थोड़ा सा डोज दे देंगे। बहुत बढ़िया चीज आने वाली है अभी, कैसे फलदान शक्ति होती है। दारू के नाम पे तो खुश क्यों हो रहे हो भाई, तो क्या बात है। अब ये कोई जाकर कह देगा कि वहां तो वो सभा में साहब वो दारू की बात बहुत चलती है, सब रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है प्रूफ के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। कल विपुल जी बोलेंगे मैं इसीलिए कह रहा था कि आप ज्यादा डिटेल में मत जाया करो, नहीं तो लोगों पे दारू पीने का आरोप लग जाएगा। दारू पीने के सिखाने का आरोप। चलिए तो देखो आगे लिखा है, और आया था सर, अनुभाग बढ़ता जाता है। नहीं काट दिया है सर ये किताब में। हाँ वो काट दिया है, वो कटवा दिया उन्होंने, इसमें कटा हुआ है। हाँ कटा हुआ आरपी जैन साहब, पुरानी किताब में था वो, मुझे भी उन्होंने बोला था, एकदम उनका प्रवचन आ रहा था उज्ज्वला जी का, तो उन्होंने बोला पेज नंबर फलां पे लाइन लिखी से काट दो,
ये दो कटे हुए हैं, अनुभाग सबसे हीन होता है और अनुभाग बढ़ता जाता है, दो बिल्कुल कटा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ओके सर। तो आपके आप भी काट लीजिए अपनी किताब में। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी काट दो, नहीं तो कल फिर पूछोगे आप। ये कटा हुआ है इसमें सब, ऑलरेडी कटा हुआ है सब। इनके पास किताब में नहीं होगा। पुरानी में नहीं कटा है, पुरानी में नहीं कटा। आपका कटा हुआ है, उनका कटा नहीं है, तो आपने काट लेंगे। तो देखो, निषेक रचना हो या स्पर्धक रचना, वे तो मात्र आलेख हैं, चित्रांकन है। जिस तरह वस्तु की कीमतें दर्शाने वाला आलेख होता है, या टीवी पर क्रिकेट मैच देखते समय उनकी रनों की संख्या का आलेख बताते हैं, उसी तरह यहाँ समझना। वो बोल रहे हैं जैसे हमने आपको जो डायग्राम से बताया है, वो डायग्राम से खाली समझाने के लिए समझाया गया है। एक्चुअल में वो कैसे आते हैं, तो वो ऐसे नहीं आते कि लाइन खींच दी हमने, उसी हिसाब से आते हैं, खाली समझाने के लिए। ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। प्रत्येक कर्म प्रकृति की अनंतानंत वर्गना और स्पर्धक होते हैं। प्रत्येक कर्म प्रकृति की अनंतानंत वर्गना और स्पर्धक होते हैं। वहां क्योंकि वर्गनाओं से ही जो है वो स्पर्धक बनते हैं। वहां मंद एक और थोड़ा सा डाउट है, सिली भी हो सकता है। स्पर्धक क्या स्पर्धा की तरह से कुछ ले लिया है क्या इन्होंने? स्पर्धक जो शब्द लिया है, स्पर्धा तो कुछ आपस में कंपटीशन जैसा है स्पर्धक। देखो, इनके जो अपने जो शास्त्रों में जो शब्द दिए हैं ना, अपन उनकी व्याख्याओं में ना जाए कि वो शब्द कैसे आए। अपन तो खाली उनको याद हो जाएगा कि स्पर्धक का मतलब क्या है, वो कैसे आए। अगर अपन उसमें पढ़ेंगे डिटेलिंग में तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक कर्म प्रकृति की अनंत वर्गना और स्पर्धक होते हैं। वहां मंद अनुभाग से लेकर तीव्रतम अनुभाग तक अनेक स्पर्धक बताने के लिए उपमा देकर, नाम देकर समझाया जाता है। देखो कैसे समझाया जाता है। घाती कर्म और अघाती कर्म में स्पर्धक रचना के नाम इस प्रकार हैं। घाती कर्म में मंद से तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धक के 4 प्रकार हैं। घाती कर्म कौन से होते हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। अब उनमें जो है वो कितना उसके अंदर में एक बार में बांधे हुए कर्म में कितना ज्यादा फलदान शक्ति है ना। अपन बोलते हैं साहब उन्होंने इतनी गहरी फलदान शक्ति वाले कर्म बांधे कि उन्होंने बहुत कष्ट दिए। दूसरे ने बोला उनके हल्के कर्म बंधे, तो इनका कोई नाम होना चाहिए ना, कितने हल्के, कितने भारी, कितने गहरे। तो उनको 4 भागों में, 4 कैटेगरी में बांट दिया गया। घाती कर्म में मंद से लेकर तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धक के 4 प्रकार हैं। पहला लता भाग, दूसरा है दारू अर्थात काष्ठ या लकड़ी को दारू कहा है। दारू यानी काष्ठ भाग। दारू वृक्ष को कहते हैं, दारू वृक्ष को कहते हैं, वृक्ष को कहते हैं। हाँ बराबर, वृक्ष को दारू कहते हैं। हाँ देखो आगे आएगा। दूसरा दारू भाग, तीसरा है अस्थि भाग यानी हड्डी भाग, और चौथा है शैल भाग। शैल माने पत्थर, यानी ये कम से लेके और ज्यादा तक गहरे कर्मों के बारे में बात हो रही है। लता भाग माने सबसे कोमल होती है लता, उसके बाद में लकड़ी उससे कठोर होती है, फिर अस्थि उससे भी कठोर होती है, और लास्ट में जो शैल है, पत्थर है, चट्टान है, वो उससे भी ज्यादा कठोर होती है। तो लता यानी वेल नरम होती है, कठिन नहीं। वैसे इन स्पर्धकों में अनुभाग मंद होता है। लता से दारू यानी काष्ठ कठोर होता है, वैसे इन स्पर्धकों का अनुभाग अधिक होता है। उससे भी अधिक अनुभाग अस्थि भाग वाले और सर्वाधिक अनुभाग शैल भाग वाले स्पर्धकों में होता है। काष्ठ से हड्डी और हड्डी से शैल यानी शिला, पत्थर कठिन होता है, वैसा यहाँ भी समझना। इसमें हर एक प्रकार के अनंत स्पर्धक होते हैं, ठीक है ना। हर एक प्रकार के मतलब जब मैं कर्म बांधता हूं तो उसमें हल्के वाले भी होते हैं, थोड़े कठोर वाले भी होते हैं, थोड़े ज्यादा कठोर वाले भी होते हैं, ऐसा मिक्सचर होता है। इस तरह से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी व अंतराय कर्मों में तीव्रता की अपेक्षा से शैल, अस्थि, दारू व लता ऐसे अनुभाग के 4 स्थान पाए जाते हैं हर एक कर्म में। ये चारों जो घातीय कर्म हैं, इनमें जब बंद होते हैं तो बंद होने के समय में इनकी ऐसी तीव्रता हो सकती है।
ज्ञानावरण की में भी ये 4 तरह के अनुभाग एक साथ पढ़ सकते हैं, दर्शनावरण में भी पढ़ सकते हैं, मोहिनी में भी और अंतराय में। जब किसी कर्म में चारों ही प्रकार का अनुभाग बंध होता है तो उसे चतुः स्थानगत बंध कहते हैं। ये सब उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में चलते रहते हैं। हाँ, वो सारे मिलकर के, जैसे मैंने भाव किए, मेरे भावों में भाव तो कितने होते हैं एक सेकंड के, एक समय के अंदर में, उन सब में इस तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि मैं जैसे ज्ञानावरण कर्म का तो मेरा जो है अस्थि वाला जाति का बना, दर्शनावरण का लता वाला भाग जैसा बना, ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जी जी। तो देखो जब किसी कर्म में चारों ही प्रकार का, अब एक ही कर्म में भी चारों प्रकार के हो सकते हैं। जी हाँ, जी सर। एक समय में मेरा थोड़ा हल्का वाला भाव आया, दूसरे में और तीव्र आ गया, तीसरे में क्रोध दिलाते हैं लोगों को, पहले हल्का सा क्रोध आया और भाई साहब मुझे क्रोध मत दिलाओ, उन्होंने और दिला दिया तो और बढ़ते चले गए और पीक पे आ गए तो मारधाड़ शुरू कर दी। तो ऐसे चारों कर्मों में इस तरह का मिला जुला परिणाम, जहां चारों ही जाति का अनुभाग बंद हो रहा है वहां उसको चतुः स्थानगत बंद कहते हैं। अब दूसरा देखो, कहीं ऐसा भी होता है कि चारों को एक साथ ना हो ना, हाँ अभी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो नीचे की लाइन में आ रहा है। देखो, जीव के विशुद्ध परिणामों के निमित्त से जब अति तीव्र अनुभाग वाली घाती कर्म की प्रकृति नहीं बंधती तब त्रिस्थानगत, मतलब सबसे वाला घातिया वाला नहीं हुआ, बहुत घातक वाला नहीं हुआ, तो बाकी 3 वाले रह गए। कौन से रह गए? अस्थि, दारू और लता। शैल वाला नहीं हुआ, शैल वाला नहीं हुआ। भाग वाले स्पर्धक बनते हैं, शैल भाग वाले नहीं बनते। और जब द्विस्थानगत बंद होता है तब दारू और लता भाग रूप ही बंद होता है, शैल अस्थि भाग वाला बंद नहीं होता। क्लियर हो गया बाबूजी का? है बाबूजी, ठीक है? होगा, ठीक है। देखो, ये विशुद्ध परिणामों के निमित्त से होता है ऐसा कि बीच में हमारे परिणाम अच्छे आ गए तो इस जाति के निकलेंगे। अभी देखो इसमें कितना बढ़िया उन्होंने एक अपने को तरकीब बताई। क्या तरकीब बताई? कि ये चारों घातिया कर्म हैं तो जो है पाप रूप ही इनका, और बंध भी निरंतर चलता है। तो निरंतर चलता है तो मैं उसमें क्या ट्रिक लगाऊं? एक ट्रिक है उसमें कि मैं हाँ ऐसे भाव में रहूं कि मेरा चतुस्थानगत बंध ना हो, त्रिस्थानगत बंध ना हो, द्विस्थानगत बंध ना हो, एक आदि स्थानगत बंध हो। शैल दारू वगैरह से छुटकारा मिल जाए। शैल दारू और ये नहीं शैल दारू और तीसरा कौन सा है वो? हाँ। 3 दबा ना भाई, लता वाला भाई बन जाए। लता को पकड़ के बैठे रहो बाबू, बस। हाँ सही बात। घाती कर्म में क्योंकि उससे नीचे नहीं जाओगे आप, वो तो बंद तो हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। है ना, ये प्रकृति का ये रहस्य है। अपन को देखो इसमें से एक रास्ता निकालना है। जब हम कोई गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें बोलते हैं रन बनेंगे और ऐसा करोगे तो फाउल होगा, तो अपन उसमें से एक तरीका निकाल लेते हैं कि मेरे रन ही बने, फाउल ना हो। हॉकी से खेलते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड से बैक फॉरवर्ड पे जाके निकाल के रास्ता निकाल के ले जाता है। ट्रिक लगानी है। देखो ये कर्मों का रहस्य अपन कैसे पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं? अपनी जो चर्चा चल रही इसलिए तो चल रही है कि अपन को ये भेद मालूम पड़े कि कौन सी ट्रिक है जिसके द्वारा मेरे कर्म कम से कम बंद हो। मैच होता है हॉकी फुटबॉल वगैरह का है, तो ये जो कॉर्नर्स जो है, पेनल्टी कॉर्नर्स वगैरह जो होते हैं, कभी कभी गोल ना भी हो, केवल उनके आधार पर डिसाइड कर देते कौन जीता कौन आ रहा। हाँ, अपन को पेनल्टी कॉर्नर देना नहीं है, नहीं देना यार भाई, यही मैं समझा, यही बता चाह रहा था। तो देखो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। घाती कर्म में अनुभाग की अपेक्षा स्पर्धक के 4 स्थान देखे, ये अपन ने घाती कर्मों में देख लिए। अब उसी प्रकार से अघाती कर्मों में भी स्पर्धकों के 4 प्रकार पाए जाते हैं। घाती कर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त 2 प्रकार की प्रकृति हैं, अपन ने पहले पढ़ा था ना। घाती कर्मों में इस प्रशस्त और अप्रशस्त 2 प्रकार की प्रकृति हैं, उनके अपने स्पर्धकों के नाम अलग अलग हैं। देखो पेज नंबर 38, उस पे अघाती कर्म में प्रशस्त प्रकृति अप्रशस्त प्रकृति लिखा है ना, पेज नंबर 38 पे अघाती कर्म की हेडिंग बताया था, है ना। आप देखो अपन ये भी समझ गए थे प्रशस्त प्रकृतियां सब जो पुण्य वाली हैं और अप्रशस्त प्रकृतियां पाप वाली हैं। तो यहाँ उन्होंने लिखा
अघाती कर्मों में भी स्पर्धकों के 4 प्रकार पाए जाते हैं। अघाती कर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त 2 प्रकार की प्रकृति हैं, उनके अपने अपने स्पर्धकों के नाम अलग अलग हैं, है ना। वो कैसे अलग है देखो। प्रशस्त प्रकृति में यानी पुण्य वाली प्रकृतियों में तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धकों के 4 स्थान इस प्रकार से हैं। जैसे वहां अस्थि और दारू वगैरह था ना, यहाँ क्या है, गुड़, खांड, शर्करा यानी मिश्री, और चौथा है अमृत। वाह, ये पुण्य प्रकृति की बात हो रही ना, तो सबसे कम पुण्य अनुभाग वाले जो का स्पर्धक हैं वो गुड़ वाले समझ लो। उससे ज्यादा उच्च कोटि के पुण्य वाले जो होंगे उनको खांड, शक्कर या मिश्री समझ लो, खांड समझ लो। तीसरा जो शर्करा या मिश्री है वो उससे भी ज्यादा मीठी है, और चौथा सबसे बड़ा सबसे मीठा है अमृत। ऐसी 4 कैटेगरी पुण्य प्रकृतियों में, अघातीय कर्म में ही पुण्य और पाप होता ना, तो अघातीय कर्म की जो पुण्य प्रकृतियां हैं जिन्हें प्रशस्त प्रकृतियां कहते हैं, उनमें मंद से लेकर के और ज्यादा अनुभाग वालों की कैटेगरी गुड़, खांड, शर्करा और अमृत के नाम से जानी जाती है ना। अपन को अमृत चाहिए कि विष चाहिए? अभी देखो विष वाली कैटेगरी अलग आने वाली है। अब मिश्री दिलवा दो, कोई काफी है। अप्रशस्त में विष मिल जाएगा, अप्रशस्त में विष भी मिल जाएगा। हाँ देखो, ये प्रशस्त वाली के 4 भेद बता दिए। इन 4 पदार्थों में मिठास क्रमशः बढ़ती जाती है, वैसे ही इन प्रशस्त प्रकृतियों के स्पर्धकों में अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति अधिकाधिक होती है। इसमें जब द्विस्थानगत बंध कहते हैं तब गुड़ और खांड भाग वाले स्पर्धकों का बंध समझना है। यहाँ नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं जब द्विस्थानगत बंध होता है तब गुड़ और खांड भाग वाले स्पर्धकों का बंध समझना, और जब चतुस्थानगत कहेंगे तब चारों ही प्रकार का समझना। यहाँ देखो उल्टा हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये पुण्य की प्रकृति यहाँ है। अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, चतुस्थानगत से त्रिस्थानगत में जब आते हैं तो वो सबसे कड़ा वाला पोर्शन है वो छूटता जाता है, पहले होता है वो, उसके बाद हल्के वाले रह जाते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है कि जब द्विस्थानगत हो तो थोड़ा सा मिठास आई, फिर और ज्यादा मिठास आई, फिर और ज्यादा आई, ऐसे 4 रिवर्स हो गया, प्रोसेस रिवर्स हो गया। अब देखो, अघाती की अप्रशस्त प्रकृतियां रह गई अभी, उनमें कैसे होता है। अघाती की अप्रशस्त प्रकृतियों में मंद से तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धकों के 4 स्थान इस प्रकार से हैं। ये कौन सी हैं? पाप प्रकृतियां हैं। तो इनमें देखो इनकी क्या एग्जांपल बनाई उन्होंने। पहला नींबू, नींबू कहते हैं। दूसरा कांजीर, कांजीर होती है ना, वो थोड़ी और कड़वी होती है, नींबू कांजी, तो उसको कांजीर कहा। फिर तीसरा विष, विष और क्या हुआ, और फिर हलाहल, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड जैसी चीज जो है। हलाहल जिसके रक्त जीभ पर रखते ही जीभ मर जाता है। मतलब हलाहल का मतलब जैसे मूवमेंट आएगा वो खत्म हो जाएगा। पोटेशियम साइनाइड, हाँ पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड बहुत तीव्र विष जिसमें है। तो इस तरह से वो पाप प्रकृतियों में से जो बंद होता है वो 4 प्रकार का, निम्ब, कांजीर, विष और हलाहल। ये पदार्थ अधिकाधिक कटु हैं, कड़वे हैं, उसी प्रकार इनमें अनुभाग तीव्र है। जब जीव के ऐसा लगता है घातिया क्रम से भी ज्यादा कड़े हैं ये। तो घातिया क्रम में तो शैल और वो दारू वारू जो थे वो तो गनीमत थी, यहाँ तो हलाल और वो विष तक आ गया। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, पुण्य पाप की प्रकृति है। वो जो घातिया कर्म है, समझना चाह रहा हूँ कि वो भी पाप की प्रकृतियां हैं। हाँ। जो अघाती हैं वो पाप की प्रकृतियां ही हैं, हाँ। ये भी पाप की प्रकृतियां हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे। नहीं मैं बताता हूँ आपको। देखो वो जो घातिया कर्मों की जो प्रकृतियों में जो घातकता है, वो घातकता हमको बाह्य में दिखाई नहीं देती। बाह्य में मतलब जो बाहर की जो धन आदि का जाना आना, शरीरों में रोग आदि होना, ये सब चीजें उनसे दिखाई नहीं देती घाती कर्मों से। मोहिनी कर्म में तुम्हारी बुद्धि पे जो है वो पड़ जाएगा पर्दा। वो तो जीव पे सीधा अटैक होता है, जीव के गुणों की है वो, ये पुद्गल पर अटैक होती है। ये जो है पौद्गलिक चीजों से कंसर्न है मोस्टली। तो
तो इसलिए अपन को तो इनसे ज्यादा वास्ता पड़ता है, वो तो अपन निबटते रहते हैं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तो भुगतते रहेंगे। बाबूजी इसलिए तो कह रहे हैं कि आज की स्थिति में अपने मिथ्यात्व से पुद्गल से ज्यादा हमारा अटैचमेंट है, इसलिए वो घातक लग रही है हमको आज। बिल्कुल लग रही है, बिल्कुल लग रही है। तो देखो अब इसमें ये एक बार आपके ध्यान में आ जाएगा ना, तो इनमें से अपने को ट्रिक निकल आएगी कि कैसे बचना। जब जीव के परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है, तब अघातिया की अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग बंध भी द्विस्थानगत रह जाता है ना। अभी पाप प्रकृतियों से मैं कैसा पाला पाड़ू कि उन्होंने लिखा है जब जीव के परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है, विशुद्धि बढ़ती जाएगी तो पाप प्रकृति का अनुभाग कम होता जाएगा। जी हाँ, तो वही उन्होंने लिखा, तब अघातिया की अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग बंध भी द्विस्थानगत रह जाता है, चतुः स्थानगत बंध नहीं होता। यानी हलाहल तक नौबत नहीं आएगी, निम्ब और कांजीर पे निबट जाएगा मामला। इतना ही नहीं, पूर्व में बंधे हुए चतुः स्थानगत स्पर्धकों का अनुभाग अनंत गुणाहीन होता जाता है। वेरी गुड। न केवल अभी तुरंत, बल्कि सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है उनमें जो अपन ने वो संक्रमण आदि जो देखा था ना, जिनमें कि जो अच्छे वाले बढ़ जाते हैं और बुरे वाले घट जाता है अनुभाग। उत्कर्षण अपकर्षण पढ़ा ना अपन ने, उत्कर्षण अपकर्षण और जो उसमें संक्रमण आदि जो पढ़े हैं, जीव के विशुद्ध परिणामों का निमित्त पाकर पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम हो जाता है और पुण्य प्रकृतियों का बढ़ जाता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इतना ही नहीं, पूर्व में बंधे हुए चतुः स्थानगत स्पर्धकों का अनुभाग अनंत गुणाहीन होता जाता है और सत्ता में पड़े हुए कर्मों में द्विस्थानगत अनुभाग शेष रहता है। ठीक है, निम्बू और कांजी रह जाता। हाँ, इसकी चर्चा तो यथास्थान आएगी ही, इसे अब कोष्टक द्वारा समझेंगे। देखो कोष्टक देखो 48 पेज पर, घाती और अघाती कर्मों के स्पर्धकों में अनुभाग की अपेक्षा 4 स्थान होते हैं। कौन से 4 स्थान है? अब वो जो अपन ने पढ़ा उसको उन्होंने चार्ट में बना दिया। घाती कर्म में, घाती कर्म सारे अप्रशस्त हैं, यानी पाप प्रकृतियां ही हैं। उसमें कौन सी कैटेगरी? शैल, अस्थि, दारू और लता। और घाती कर्म के 2 भेद हैं, एक प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त में अमृत, शर्करा, खांड और गुड़, और अप्रशस्त में हलाहल, विष, कांजीर और नींबू। ठीक है ना, ऊपर से हल्के होते हुए। घाती कर्म में 2 प्रकार की प्रकृतियां पाई जाती हैं। देखो अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, घाती कर्म में 2 प्रकार की प्रकृति पाई जाती हैं, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति, है ना। सर्वघाती प्रकृति का अर्थ क्या है? जैसे देखो ना, एग्जाम्पल से समझाया, जैसे केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण आदि सर्वघाती प्रकृतियां हैं, मतलब ऑन ऑफ वाली हैं ये, कि केवल ज्ञान नहीं है तो पूरी तरह नहीं है। केवल दर्शनावरण के कारण, केवल दर्शनावरण के कारण वो केवल दर्शन भी नहीं है तो नहीं है, या तो है या नहीं है, उसमें आंशिक नहीं होता। आदि सर्वघाती प्रकृतियां, सर्वघाती का अर्थ क्या है कि या तो पूरा नाश होता है उनका, या तो जीरो या हीरो। जबकि जो देशघाती होती है, यानी पार्शियल घात करती है, मतलब पार्शियल उनका उघाड़ रहता है, पार्शियल बंद रहती हैं, ऐसी प्रकृतियां कौन सी हैं? मति, ज्ञान, आवरण। तो केवल ज्ञान का तो मालूम पड़ जाता है। आपने कई बार बताया जी, केवल दर्शनावरण, इसमें क्या चीज होती है इसमें? किसमें? केवल दर्शनावरण भाई जैसे ज्ञानावरण है ना, ज्ञानावरण के जो केवल ज्ञानावरण है, मतलब केवल ज्ञान और केवल दर्शन। केवल ज्ञान और केवल दर्शन होता कि नहीं? वो तो एक ही साथ चलेंगे दोनों। अनंत को एक साथ होता है। हाँ, एक साथ होता है उनको। हाँ ठीक है, दोनों नहीं होंगे। तो अब देखो मति, ज्ञानावरण। अब देखो जो दूसरी वाली जो है अपनी, जो आंशिक जो उघाड़ में रहती है अपनी, है ना, मति, ज्ञानावरण, जिसकी वजह से अपना मति ज्ञान पूरी तरह से बंद नहीं हुए, आंशिक खुला हुआ है, तो वो देशघाती है। देशघाती मतलब आंशिक घात कर रही है, पूरा घात नहीं कर रही है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मुने पर्याय ज्ञानावरण आदि, ये सब देशघाती प्रकृतियां हैं।
ठीक है। अब आप पूछोगे कि साहब वो मने पर्याय ज्ञानावरण और अवधि ज्ञानावरण ये देशघाती कैसे हैं? तो देशघाती इस तरह से हैं, केवल ज्ञान की अपेक्षा से वो संपूर्ण तो प्रकट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो प्रकट है ना। ऑन ऑफ का चक्कर नहीं है यहाँ, है हाँ, ऑन ऑफ का चक्कर नहीं, ऑन ऑफ का चक्कर नहीं है। मतलब कुछ देश घात माने एक देश का घात कर रही है, कुछ देश खाली है। हाँ वो जैसे समय हाँ कुछ देश है प्रदेश, आई मीन टू से देश है प्रदेश से मतलब है जी। अब हम इन प्रकृति के जो स्पर्धक हैं, अब देखो इससे आगे की जो लाइनें हैं उसमें थोड़ा आपके कंफ्यूज होने के चांसेस हैं, और वो मैं उनको जरूरी नहीं समझता पढ़ना, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ूंगा। कभी मैं डिटेल में इसको समझाऊंगा आपको, इसमें बहुत कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। इसके आगे मैं पढ़ूंगा पेज नंबर 49 पर जो एक चार्ट दिया है घाती कर्म का, एक चार्ट दिया है, सर्वघाती प्रकृति, देशघाती प्रकृति। ठीक है, इससे भी नीचे का जो पैराग्राफ है वहां से पढ़ेंगे हम। इसे ज्ञान आवरण कर्म पर घटाते हैं। किसको? जो अपन ने ऊपर पढ़ के आए ना, देशघाती प्रकृति और ये जो है, वहां से अब इसको कनेक्ट करना। हम इसे ज्ञानावरण कर्म पर घटाते हैं। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती हैं, अर्थात पूरा घात करते हैं। पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, कर्म कुछ नहीं करता, परंतु जब जीव केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर रहा हो तब सामने केवल ज्ञानावरण तथा अन्य ज्ञानावरण कर्मों का उदय विद्यमान रहता है। जब अपन कर्मों की बात करते हैं, भाई साहब ये कर्मों की वजह से मेरे दर्शन नहीं हो रहे, तो बोल रहे हैं कि दर्शन तो खुद ही नहीं कर रहे, तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं आ रही ऐसी, इसलिए तुम कह रहे हो कि वो उस कर्म का उदय पड़ा हुआ है। तो बोले ये निमित्त का कथन कहा जाता है कि मेरा भाई साहब ये दर्शनावरण कर्म का उदय है या फलाने आवरण का उदय है। ये उस अपेक्षा से कहा जाता है कि जीव की स्वयं की योग्यता उस समय में प्रकट नहीं होती। जिस समय जीव का वही योग्यता प्रकट नहीं होती तो उस जाति के कर्मों पर आरोप आता है कि उनकी वजह से नहीं। सभी कर्मों के बारे में ऐसा ही है। जब भी अपन कर्मों को अपन उनको कर्ता बना देते हैं कि भाई साहब मेरा जो है मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, इसके कारण मैं मूर्ख बना हुआ हूं, तो वो एक अपेक्षा से सही है, निमित्त की अपेक्षा से सही है, लेकिन वो करता नहीं है, ये ध्यान रखना। सभी कर्म करता नहीं। हाँ जी, हम इसे ज्ञानावरण कर्म पर घटा दिया हमने। उसके बाद में अब देखो मति ज्ञानावरण के बारे में फिर से बताया। मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, इनके सर्वघाती स्पर्धकों का कभी उदय नहीं होता, हमेशा देशघाती प्रकृति का ही उदय रहता है। देखो ऊपर इन्होंने ये बताया कि वास्तव में तो मति ज्ञानावरण का भी दो भेद हैं, मतलब उसमें देशघाती प्रकृतियां भी हैं और सर्वघाती भी हैं, लेकिन मैकेनिज्म ऐसा है कि कभी भी उनका सर्वघातीपना उदय में नहीं आता। हमेशा जब केवल ज्ञान आएगा तभी आएगा, है ना। ऊपर नहीं जी, जब मति ज्ञान रहेगा नहीं तब तक। हाँ तो बिल्कुल सही बात। क्या बोल रहे हैं बाबू? मैं कहा जब केवल ज्ञान हो जाता है तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वगैरह सब समाप्त हो जाते हैं अपने आप ही, इंद्रियों के ज्ञान। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने क्या बताया, मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, इनके सर्वघाती स्पर्धकों का कभी उदय नहीं होता, हमेशा देशघाती प्रकृति का ही उदय रहता है। मान लो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो जाए तो जीव पर्याय में सर्वथा ज्ञान रहित हो जाएगा, है ना, जड़ अचेतन हो जाएगा, जो कभी होता ही नहीं। प्रकृति में व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि आपका ये ध्यान रखा गया है कि वहां वो ऑन ऑफ वाली पोजीशन नहीं आए, नहीं तो हम जो है बिना ज्ञान के कैसे घूमेंगे, जी हो जाएगा। सर्वघाती होगा तो या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। बिल्कुल। और अगर ऑफ हो गया तो ज्ञान रहित होगी आत्मा, पागल हो जाएगा। नहीं ज्ञान रहित आत्मा होती नहीं है, वजूद ही नहीं है जीव का फिर। हाँ, बिना ज्ञान के तो जीव रहता नहीं ना, लेकिन और लेकिन उसके ऊपर आवरण भी ऐसा, ज्ञान तो है अपन बोलेंगे, लेकिन साहब पूरा तरह से वो बिल्कुल ढक दिया, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल ढक दिया जाए। तो फिर क्या, जीव को जिस ज्ञान के साथ में जिसको सराहा जाता है, जिसको ज्ञान गुण वाला ही कहा जाता है, वो कहाँ रहेगा फिर ज्ञान, वो क्या जानेगा? भाई साहब मतिज्ञान शुद्धज्ञान का सर्वघाती हो जाए और खुल जाए तो इंद्रियों का होता है, वो तो देश में आकर बच जाएगा।
मतलब जहाँ रहेगा तो उसको इंद्रियों का ज्ञान है ना ये, और ये सर्वघाती अगर हो गया तो भाई साहब आया तो बचा देगा। अब सोच ही नहीं सकते, सोचने से घबराहट होती है कि क्या क्या हो जाए। पागल खाने नहीं मिलेंगे, पागल खाने नहीं मिलेंगे बाबूजी। तो देखो अब इसमें से उन्होंने बताया उदय नहीं होता लिखा है, सर्वघाती का कभी उदय नहीं होता जी। तो प्रावधानी क्यों है इसमें? देखो ऐसा है, मैं जो चीज से बच रहा था वो क्वेश्चन आपने पूछा है, तो इसके ऊपर एक टेबल बनाई है। अच्छा है आगे देखो इन्होंने बंद चीज को खुलवा ही लिया। देखो एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। देश ऊपर घाती कर्म की एक टेबल बनाई है। घाती कर्म के दो भेद बताए, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति। देशघाती। अब देशघाती के फिर उन्होंने दो भाग किए हैं। कौन कौन से किए हैं? सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक, ये ना। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सर्वघाती देशघाती वाली प्रकृतियों के भी दो तरह के स्पर्धक हैं, एक सर्वघाती स्पर्धक है और एक देशघाती स्पर्धक है। तो नीचे क्या बोल रहे हैं कि अगर इनके ये दूसरा वाला सर्वघाती स्पर्धक वाला जो है वो स्पर्धक सक्रिय हो जाएं तो जीव को कुछ भी ज्ञान नहीं रहेगा, जो संभव नहीं है, जो संभव है ना। इसलिए मैंने वो चूंकि उस व्याख्या में उलझ जाते इसलिए मैंने उसको लिया नहीं। नहीं ये तो बताओ लॉजिकली सही है ना, इसलिए उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। लॉजिकली सही है इसलिए उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ लॉजिकली है ना, बिना ज्ञान के जीव होता नहीं है, और जीव ज्ञानी समझ समाप्त हो जाएगा तो जीव का अस्तित्व मिट जाएगा। ये बात सही है अपनी जगह पर जी। इस पर से अब देखो अपन जो कहते हैं आपका क्षयोक्षम अच्छा है, ज्ञान का क्षयोक्षम अच्छा है, उसका अर्थ क्या है यहाँ इन्होंने बताया। अब बताया इस पर से अब क्षयोक्षम की परिभाषा सिखाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्षयोक्षम कहते हैं 50 पेज में, 50 पेज में सबसे ऊपर 50 नंबर, पेज नंबर 50 के ऊपर सबसे टॉप लाइन। अच्छा। इस पर से अब क्षयोक्षम की परिभाषा सिखाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। वैसे भी क्षयोक्षम लब्धि का ज्ञान करने से पहले क्षयोक्षम का स्वरूप जानना जरूरी है। हमारी पहली अभी जो आने वाली है ना लब्धि पंचलब्धियों में, वो कौन सी है? क्षयोक्षम लब्धि। और अपन बार बार कहते हैं उनका ज्ञान का क्षयोक्षम अच्छा है, उनका खराब है, फलाना है। तो क्षयोक्षम का अर्थ क्या है जो शास्त्रीय भाषा में मैं आपको समझाऊंगा और फिर अपन उसको सरल भाषा में समझेंगे। ज्ञान का मेजरमेंट है एक तरीके से। हाँ वही है। हमने अनेक बार सुना है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान सारे क्षयोक्षम ज्ञान है। उनमें प्रतिस्पर्धी कर्मों का क्षयोक्षम पाया जाता है ना। प्रतिस्पर्धी माने ज्ञान का अगर उगाड़ नहीं है तो ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शन का उगाड़ नहीं तो दर्शनावर्णी कर्म, स्वजाति वाले। उनमें प्रतिस्पर्धी कर्मों का क्षयोक्षम पाया जाता है। इसे हम मति ज्ञानावरण कर्म पर घटाते हैं। क्षयोक्षम की परिभाषा इस प्रकार है: वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। देखो ये थोड़ी सी कठोर शास्त्रीय भाषा है, लेकिन हम समझेंगे तो समझ में आएगा। क्षयोक्षम की परिभाषा इस प्रकार है: वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्तमान समय में जो स्पर्धक उदय में आ रहे थे उनमें से वो वाले उदय में नहीं आएंगे जिसका स्वभाव सर्वघाती वाला है। ठीक है, ये नहीं आ रहे। अब क्या हो रहा है? भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, वो इमीडिएटली जो आने वाले हैं बाद में, वो भी नहीं आ रहे हैं, वो भी कीलित हो गए हैं, उदय भी शुरू नहीं हुआ, और एक समय बाद जो आने वाले हैं वो भी फॉर द टाइमिंग रुके हुए हैं। और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, ऐसे स्पर्धक उदय में आ रहे हैं जो देशघाती के स्वभाव वाले हैं, है ना। कर्म की इन तीन रूप अवस्थाओं को क्षयोक्षम कहते हैं। अब क्षयोक्षम क्यों कहते हैं ये भी बताया। ये तीनों चीज समझ में आ गई आपको? इसको रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं फिर से रिपीट करता हूँ। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय,
जो मेरा वर्तमान समय चल रहा है, वर्तमान किसे कहते हैं? एक समय जो सामने है। इस समय में ऐसी सारी प्रकृतियां वाले स्पर्धक अभी उदय में नहीं आ रहे हैं, जो कि मेरा सर्वघात करने वाले थे, नहीं आ रहे। और क्या हो रहा है? इमीडिएटली एक समय बाद जो आने वाले थे वो भी अभी रुके पड़े हैं, फ्रीज हो गए। तो अभी क्या उदय में आ रहे हैं? उदय में वो आ रहे हैं सर्वघाती वाला आ रहे हैं, जिनकी देशघाती, जिनकी प्रेजेंस में मैं कुछ समझ सकता हूं। वो देशघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धकों का उदय है और बाकी का उदय नहीं है। तो जिनका उदय नहीं है उनको कह दिया क्षय, और जो फ्रीज हो गए भविष्यकालीन उनको कह दिया उपशम। तो क्षयोपशम, सर्वघातियों का क्षय। इस अपेक्षा से कहा कि वो आ ही नहीं रहे, वो इस अपेक्षा से वो सत्ता में तो है। समझ में आ गया। उनको क्षय इसलिए कहा कि वो भाई साहब उदय में नहीं आएंगे, आप परवाह नहीं करो, आप तो ये मानो कि जैसे कि वो चले ही गए हों। इस अपेक्षा से वो क्षय है। और जो उसके बाद में आने वाले थे वो फ्रीज कर दिए गए, तो उनका उपशम हो गया। तो दोनों शब्दों को मिला दो तो क्या हो गया? क्षयोपशम हो गया। बहुत बढ़िया। वैसे ही भाषा, जब व्यवहारिक भाषा में आप कभी कहते हैं कि आपका भाई साहब क्षयोपशम बहुत अच्छा है, तो वर्तमान की कहते हैं, जो आपकी जो सामने देख रहे हैं स्थिति, उसी को देख के कहते हैं आपका क्षयोपशम अच्छा है। क्षयोपशम का अब अर्थ में समझ गया क्षयोपशम क्यों कहते हो? भविष्य और भूत भविष्य को रोक करके, छोड़ करके, उपशम करके वर्तमान को कह देते हो, ये बात है इसका। हाँ, अभी देखो जो क्षयोपशम ज्ञान है हमारा, उसके अभी मैं इसकी थोड़ी परिभाषा जो नीचे और उन्होंने स्पष्ट किया है, जो मैंने आपको पहले ही कर दी है, उन्होंने और अच्छे से किया है। वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होना ही क्षय कहलाता है। मैं आपको ये पहले बताया। बिल्कुल सही है। यहाँ क्षय का अर्थ सत्ता में से नाश नहीं है। भविष्य में तो वे स्पर्धक पड़े हैं, सत्ता में हैं, परंतु सर्वघाती रूप से वे कभी उदय में नहीं आते हैं, वहीं बने रहते हैं, दबे हुए बने रहते हैं। स्थिति पूर्ण हुई हो तो देशघाती रूप होकर उदय में आते हैं। सत्ता में पड़े हुए हैं, उनका बस चले तो सर्वघाती है और देशघाती के रूप में आते हैं, तो पड़े क्यों अभी सर्वघाती के रूप में? सर्वघाती कैसे हो गए वो? अगर देशघाती के रूप में आएंगे, अब वो कुछ करेंगे तो है नहीं हमारा, नहीं तो कभी आना नहीं है उनको। क्षय भी हो रहे नहीं है, सत्ता में पड़े हुए हैं। क्षय हो जाए तो कलेश गति वो भी नहीं है। एक मिनट, वो क्या बोल रहे हैं? जैसे आपके पास में एक लड्डू जो है ऊपर बंधा हुआ, छीके के ऊपर लड्डू रखे बड़े बड़े, आपके मुंह से भी बड़े बने हुए रखे हैं, और आप मुंह खोले पड़े हो बैठे हो, अगर वो आ जाए तो दांत और तोड़ देंगे आपके। तो आपने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि मैं भले ही मुंह खोलूं वो आपके ऊपर सीधा लड्डू गिरेगा नहीं। अच्छा, आपके प्रयोग से, आपके क्षयोपशम से नहीं आते हैं। एक मिनट, अब उनमें एक व्यवस्था ये है कि उनमें बूंदी के लड्डू है वो, तो पूरा लड्डू सॉलिड है, वो नहीं गिरेगा, लेकिन उसके जब समय आएगा तो उसका एक कण, एक बूंदी का टुकड़ा आपके मुंह में गिर जाएगा। तो वो जो क्या है बोल रहे हैं कि सत्ता में तो वो पड़े पूर्ण लड्डू के रूप में, लेकिन उदय में आते हैं एक एक बूंद के रूप में, एक एक बूंदी के रूप में, देशघाती के रूप में ना, देशघाती रूप में। जब देशघाती रूप आते हैं तो मेरा मतलब कहना है कि ये जो देशघाती रूप आते हैं तो उसे जीव को क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है कि आगे नहीं, वो व्यवस्था में ही है, वो व्यवस्था का पार्ट है। नहीं तो वो ये इसका मतलब बाबूजी जो पूछ रहे हैं उसी कंटिन्यूएशन में थोड़ा डाउट है। इसका मतलब सर्वघाती रूप में जो सत्ता में पड़े हैं जी, वो देशघाती रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, जब उदय में आएंगे उस समय देशघाती के रूप में ही कन्वर्ट होकर के आएंगे। जब केवल ज्ञान होता है तो वो ऑन ऑफ होते हैं, सर्वघाती अपने आप पूरे सत्ता में आ जाते हैं। केवल ज्ञान जब आवरण समाप्त होता है तो केवल ज्ञान का होता है, वो सारे कर्म जो है जिनकी वजह से केवल ज्ञान रुका था वो चारों ही घातीय कर्म निबट जाते हैं पहले। वो तो अपने आप सब खिर जाते हैं, वहां पे कोई आवरण है ही नहीं। हाँ, तो वही ऑफ से ऑन हो जाता है। बस वहां तो सीधा, हाँ बिल्कुल ऑफ से ऑन हो जाता है। वहां देशघाती में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। वहां तो सारे ही कर्म जो है पूरी तरह से सत्ता में से निकल गए।
तो इसका मतलब यूनिवर्सली ये सर्वघाती जो सत्ता में पड़े हुए हैं, तो जब भी उदय में आएंगे हाँ तो वो सर्वघाती के रूप में नहीं आएंगे, वो छिन छिन करके देशघाती रूप में ही आएंगे। जी हाँ, वो किन की बात हो रही है? अघातिया कर्मों की, अघात्य कर्म, अघात्य कर्म की बात कर रहे हैं अभी। क्यों घातिया कर्म तो वो आपको जो पूरा नहीं, वो तो पूरा पे लेंगे, पूरा, पूरी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये सर देश एक घाती डाउट के है, जैसे इसे कर्म के लिए आपने बताया था आबादा काल और उदय काल, जी तो अगर आबादा काल चल रहा है तो वो समय कुछ वो कर्म नहीं आ रहे हैं एक्चुअली, आपके सत्ता में तो है लेकिन नहीं आ रहे। हाँ तो जैसे आप ये बताएं क्षय का, वो उसी तरह से हो गया, वो जब आबादा काल चल रहा है तो वो क्षय क्षय मानो या पड़े हुए आबादा काल चल रहा है, फिर जब आएंगे उदय काल में तो वो जो जितना उनका स्थिति बंद है तो उस समय मान लो जैसे उदय काल साल भर का है तो वो साल भर में डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा, उसका जो जो अनुवाक शक्ति है देखो जो आना है। हाँ, डिवीजन का अर्थ तो ये है। अब ये जो इसमें जो अलग तरीके से आप डिफाइन करें, हम लोग जो आबादा काल उदय काल के हिसाब से समझ रहे थे। नहीं, वो भी दिया है ना, देखो ये उन्होंने क्या लिखा है, एक मिनट सुनो, ये लिखा है स्थिति पूर्ण हुई हो तो देशघाती रूप ऐसा होकर तो हर एक कर्म के साथ ही ऐसा हो रहा है ना, आबादा काल है हर एक के लिए, और हाँ, तो कम यहाँ ज्यादा भी जो है, भी है, और उदय काल है। बिल्कुल वही है। इसलिए उन्होंने लिखा है जब स्थिति पूर्ण हो जाएगी तो वो सर्वघाती रूप में भी उदय में आ सकते थे और देशघाती रूप में भी आ सकते थे, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि स्थिति पूर्ण होने पर वो देशघाती रूप में ही उदय में आते, सर्वघाती रूप में ये बंधे। शंका है भाई साहब, ये मतलब देशघाती में जो कन्वर्ट हो जाएंगे तो देशघाती रूप में पूरा सर्वघाती क्षय हो जाएगा। हाँ, मतलब सर्वघाती, देखो अभी सत्ता में, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि सत्ता में बने हुए वो लड्डू पड़े हुए हैं जी, लेकिन वो अगर जो है सीधा आपके मुंह पे गिरेगा तो मुंह टूट जाएगा जी, लेकिन वो उसमें व्यवस्था ऐसी है कि उसमें से एक एक कण और बारी बारी से आता है, जब उसका उदय आ जाता है तो एक कण आ जाता है उसका, वो जैसे देशघाती। मतलब एक एक कण करके पूरा गिर जाएगा। ये तो मैंने एक निषेक किधर हो एग्जांपल, गया सर? जैसे निषेक रचना है, निषेक कर रहे हैं, अब एक एक निषेक नहीं कर रहा है या 10-10 निषेक कर रहा है। नहीं, ये मैंने आपको एक एग्जांपल, क्रूड एग्जांपल सहित बताया, उसका अर्थ ये है खाली कहना कि उनका जो सर्वघातीपना है, पूर्ण घात करने वाला है, कि ज्ञान पूरा ही उगाड़ बंद हो जाए, ऐसा ना हो करके उनका वो पार्शियल वाला जो रूप है जिसमें पार्शियल ज्ञान का उगाड़ अलाउड है, वो वाली स्थिति में उनका उदय होता रहता है। हाँ, वो मैं समझ गई, बस मेरा इतना पूछना है कि जो पार्शियल रूप में आ गए तो पार्शियली हो के वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएंगे, कंप्लीटली उनका क्षय हो जाएगा। तो देखिए ऐसा है कि हाँ, आप कह सकते हैं बिल्कुल, वो कब कब हो जाएगा, जैसे ज्ञानावरण कर्म का अपन उदय लेते हैं मान लीजिए, तो ज्ञानावरण कर्म का जो सर्वघातीपना है वो अभी जो है क्षयोपशम ज्ञान में तो ऐसा आंशिक रूप से आ रहा है, आपने सही कहा, लेकिन जब मैं केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा तो ज्ञान की कोई भी जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल सही है, वो उस स्थिति में ही होगा, निर्जल, वो पूरा केवल ज्ञान हो जाएगा, है ना, तो उनकी सर्वघाती प्रकृतियां सारी खत्म हो जाएंगी, चारों घातिया कर्मों की समाप्त हो जाएंगी, सर्वघाती सब खत्म हो जाएंगे। तो अब एक और थोड़ा सा बेसिक डाउट आ रहा है कि क्षयोपशम अभी तक हम लोग कर्म के रूप में ही जिक्र किए थे, मतलब मेरे को उसी तरह से समझ में आया था। अब ये क्षयोपशम टर्म को ज्ञान के लिए भी ले रहे हैं, ये ज्ञान के लिए ही लेते हैं, वो सिर्फ ज्ञान के लिए लेते हैं। कर्म के रूप में तो क्षयोपशम का शब्द बहुत अच्छी समझ में आ गया है। अब ज्ञान में ज्ञान का क्षय मतलब क्या है, ये बताया ना ज्ञान का? अभी आपको ये बताया, देखो सेकंड पैराग्राफ मैंने आपको बताया, वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होना ही क्षय कहलाता है। उन्होंने क्या किया, क्षय का अर्थ ये नहीं है कि जैसे अपन क्षय का अर्थ अभी तक कर्मों के बारे में पढ़ा ना अपने, क्षय, उपशम और क्षय जो अपन ने पढ़ा ना, वहां पर उसका अर्थ जो क्या था कि सत्ता में से अलग हो जाना, मतलब क्षय हो जाना, और दबा हुआ रहना उपशम हो जाना, और क्षय उपशम का अर्थ है पार्शियली क्षय हो जाना, पार्शियली उदय में आना। तो उन्होंने उसी परिभाषा को यहाँ कैसे घटित किया है उसको समझना। उन्होंने कैसे समझाया, क्षय उपशम का अर्थ में खाली इतना है, सर्वघाती स्पर्धक का उदय कभी नहीं होगा, नेवर। कौन सी? अघातिया कर्मों में सर्वघाती प्रकृतियों का सर्वघाती रूप से उदय कभी नहीं होगा, इसका अर्थ है कि वो नहीं है, ऐसा मान के चलो कि वो नहीं है, अर्थात वो उनका क्षय हो गया है।
ये खाली अपेक्षा के हिसाब से बताया। पर ये तो आप सब कर्म के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं ना आप। हाँ, कर्म अब की जो respect में। स्पर्धक तो कर्म के है ना साहब। हाँ, तो कर्म की तो बात कर तो रहे हैं। क्षयोक्षम ज्ञान से कैसे रिलेट हो रहा है क्षयोक्षम? ज्ञान के ऊपर जो आवरण है वो कर्म है ना, एक वो भी तो कर्म है, ज्ञानावरणी कर्म ही तो है, और क्या? ज्ञानावरणी कर्म की बात कर रहे हैं ना, तो कर्म ही की बात हो रही है। जब तक वो जो कर्म के आवरण पड़े हैं, आवरण दो तरह के हो सकते हैं। एक आवरण ऐसा है जो उसमें से जरा सा भी ज्ञान लीक नहीं होने देता। एक मान लो एक सीम के अंदर में फॉर एग्जांपल आपने ज्ञान द्रव्य को बंद कर दिया और ऐसा कर दिया कि उसमें से जरा भी बाहर वो निकल ना पाए, तो वो सर्वघाती हो गया। वो जो प्रकृति है सर्वघाती हो गई। लेकिन अब उसमें कुछ गुंजाइश है कि थोड़ा थोड़ा उसमें से निकलता रहता है, तो मतलब वो सर्वघातीपना उसका जो है उसके ऊपर नहीं हो रहा है, और वो कभी होगा भी नहीं। हमेशा उसमें प्रोविजन रहेगा कि किंचित ज्ञान उसमें का उगाड़ बना रहेगा। नहीं, जैसा असली मतलब जो ललित जी कह रहे हैं, वो जो आप समझ रहे हैं, हाँ, ये है तो कर्म ही, ज्ञानावरणी कर्म है। हाँ, अभी भी कर्म की बात हो रही है। कर्म की बात कर रहे हैं, कर्म की तो बात कर रहे हैं। ज्ञानावरणी कर्म में बार बार तो कह रहा हूँ, ज्ञानावरणी कर्म का ही तो मैं खोल बोल रहा हूँ। वो खोल चढ़ा हुआ है ज्ञान के ऊपर। यस 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 यस, वो भी तो कर्म की प्रकृति है। हाँ, तो वो जो ज्ञानावरणी कर्म की जो प्रकृति है, वो चाहती, अगर उसमें ऐसा गुण भी है कि वो चाहती, तो बिल्कुल ज्ञान गुण बाहर होता ही नहीं। सर्वघाती रूप में अगर आ जाता तो ज्ञान का उदय हो जाता तो पूरा ही पर्दा पड़ जाएगा। हाँ, फिर तो अपन सोच भी नहीं सकते क्या होता। तो अब वो बोल रहे हैं कि इसलिए नेचर में प्रोविजन ये है कि भले ही उनकी जाति सर्वघाती रूप की है, लेकिन वो सर्वघाती रूप से उतनी घातक रूप से कभी भी उदय में नहीं आती। वो देशघाती के रूप में ही आएगी, वो देशघाती के रूप में आएगी। तो चूंकि उनका जो स्वरूप है देशघाती वाला, वो कभी नहीं आएगा, इस अपेक्षा से बोला उनका क्षय हो गया। एक्सक्यूज मी अंकल। जी अंकल, जैसे ये कोमा में आ जाते हैं या अनकॉन्शियसली कंप्लीटली अनकॉन्शियस है, तो उस स्टेज में आत्मा का क्या सर्वघाती या क्या रहेगा ज्ञान का? नहीं, देखिए इसमें अपन को अभी कुछ नहीं करना है। ये सब प्रकृति की रचना के बारे में चल रहा है, ठीक है। प्रकृति की रचना ये उन्होंने एग्जाम्पल दे के बताया कि सर्वघाती निषेध किसे कहते हैं और देशघाती निषेध किसे कहते हैं, ये समझाने के लिए बात है। अभी जीव के भावों की जो बात थी ना, वो बात अपन ने या तो पहले कर ली है या अब करेंगे, है ना। देखो जैसे अपन ने बताया कि वो कर्म जो है जो देशघाती, उनकी दशा पढ़ रहे हैं अपन, और क्षयोपशम की परिभाषा पढ़ रहे हैं। क्षयोपशमिक ज्ञान जिसे कहते हैं ना, आपका ज्ञान का क्षयोपशम बहुत है, मतलब ज्ञान का उगाड़ ज्यादा है, सरल शब्दों में अपन ये कह देते हैं। तो फिर किसी को ये शक हो कि क्षयोपशम में क्षय किसका कहा, उपशम किसका कहा, ये बात अपन समझ रहे हैं। अभी जीव के भावों की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, तो भावों की बात अपन करेंगे अभी, ठीक है ना। ऐसे कह रही थी मैं कि जैसे कोमा में कोई गया हुआ है, तो उसका मतलब जीव कंप्लीटली मतलब ज्ञानलेस हो जाता है वो। हाँ 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 तो हाँ। वहाँ उसका किसी तरह का ज्ञान का उघाड़ है क्या, या सर? देखिए ऐसा है कि ज्ञान शून्य तो जीव कभी नहीं होता। इसके सबसे नीचे लाइन अभी अपन पढ़ने वाले हैं वही जिसमें लिखा है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को मति श्रुत ज्ञान तो उघाड़ रूप होता ही है। कोई भी जीव कभी भी ज्ञान रहित नहीं होता। जवाब मिल गया उसका ना, ज्ञान उसका गुण है जीव का। अगर वो उसमें तो है, मति श्रुत तो हाँ हमेशा होता है, लेकिन जी अभी जब हाँ, जैसे मति श्रुत तो हमेशा चेतन गुण है ही। हाँ, अभी जैसे जीव जो है, जो किसी को जो कॉमा में चला गया, मान लीजिए ये तो पौधले की स्थिति है जैसा बेहोशी में चला गया उसका, तो उसका जो वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, या जैसे क्या बोलते हैं अपन, चैतन्य दिमाग होते हैं ना, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है और एक जो कॉन्शियस माइंड होता है। तो वो कॉन्शियस वाला जो है वो उसका चला गया सुप्त अवस्था में। लेकिन जीव को ज्ञान तो हमेशा बना रहता है, वो भले ही उसको प्रकट करने की स्थिति में नहीं रहता, शरीरों की वैसी दशा होने के कारण उस तरह का उनका जो है प्रकट नहीं होता, लेकिन ज्ञान तो हमेशा रहता है। सर जैसा मैं थोड़ा आपसे परमिशन ले बोलना चाहूँगा। हाँ बोलिए। ये जो कोमा वाली स्थिति है, ये उस जीव के पौधलिक रूप शरीर की अवस्था है, जिससे उसका सेंस बाहर नहीं आ रहा है। जो मैकेनिज्म है शरीर में,
वो काम नहीं कर रही है, उसकी वजह से उसकी जो भी सेंसिटिव पावर है, अनकॉन्शियस माइंड सेंसिटिव या कॉन्शियस माइंड, उसमें कुछ न कुछ डिफिशियंसी है, उसकी वजह से वो कोमा में है। मगर ज्ञान तो हमेशा है, उसके कर्म तो हमेशा बंद रहे। बिल्कुल मेरा जो कहना है, हो नहीं सकता जी। यस। मतलब इस बात को ऐसे कह सकते हैं, ज्ञान तो है लेकिन उपकरण खराब हो गया। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ये थोड़ा सा अपन को बारीकी से और थोड़ा गहराई से रुचिपूर्वक समझना पड़ेगा, तो पूरा विषय क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर हो रहा है साहब, पता ही नहीं पड़ा कब निकल गया समय। कल अच्छी तरह समझाना इसको, और अभी तो मैं कल रिपीट करूंगा इसको, बिल्कुल रिपीट। हाँ, ये चीज हालांकि हमारी समझ में आ गया है, लेकिन ये समझाने योग्य है। समय क्या होता है, समय से कैसे होता है, बहुत जरूरी है। समझ में तो आया, रिपीट होना जरूरी है, जिससे वो रिफ्रेश होके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। बिल्कुल रिपीट करेंगे उसको, तो जिससे अपन आगे स्कोर बना सकें। स्कोर बनाना चलिए ललित जी, जनवाणी स्थिति करेंगे। इंटरेस्टिंग विषय है ये, बहुत इंटरेस्टिंग जी। जय जिनेन्द्र आदित्य जी। जय जिनेन्द्र। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपरभास वे को भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नोबार नमोकार।